वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आप देख रहे हैं द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आज 10 जनवरी 2023 है। दोस्तों, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को लेकर अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल एड्रेस। आज हमारे डेवलपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इट्स अबाउट करप्शन के करप्शन जो है उसको कैसे रोका जा सकता है। द हिंदू का ये आर्टिकल है, इसका नाम है स्टेप टूवर्ड्स फाइटिंग करप्शन। और ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप एक लॉजिकल बात कर पाएंगे कि करप्शन जो है उसको कैसे रोका जा सकता है, राइट। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, तो इस जजमेंट की इम्पैक्ट क्या होगी एंड थिंग्स लाइक दैट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगी। तो ये जो लेटेस्ट जजमेंट आया है इसका नाम है नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, राइट। और ये जो नीरज दत्ता वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट का जो ये केस है, तो ये दिसंबर 2022 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक जजमेंट दिया है। दिस मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। अब ये लैंडमार्क जजमेंट कैसे बन जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में जो एक कोई लेट्स से सिविल सर्वेंट है, तो सिविल सर्वेंट पर अगर कोई केस चल रहा है, करप्शन का केस चल रहा है, तो पहले क्या था कि बहुत सारे एविडेंस जो हैं वो प्रोवाइड करने पड़ते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट में ये जो क्वांटम ऑफ एविडेंस है इसका बार यानी कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा कम कर दिया है। इसके साथ साथ जो कन्विक्ट पर्सन है, राइट, जिसके ऊपर करप्शन के चार्ज हैं, तो अगर जो विटनेस है वो हॉस्टाइल हो जाता है, आई होप आपको ये चीज़ें पता होगी कि विटनेस का हॉस्टाइल होना यानी कि पहले जो विटनेस है उसने कहा कि नहीं, मैंने इस व्यक्ति को देखा है पैसे लेते हुए, और फिर यही व्यक्ति जो है वो कोर्ट में अपना बयान जो है वो चेंज कर देता है। और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसको धमकाया गया हो सकता है, उसको खरीद लिया गया हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें इसको कहते हैं कि जो विटनेस है वो हॉस्टाइल हो गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन पहले होती थी तो क्या था कि वो केस जो है वो वहां पर रुक जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है कि अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो पर्याप्त हैं और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, पर्याप्त हैं, और अगर वो साबित करते हैं कि ये व्यक्ति जो है, जो XYZ जो भी व्यक्ति हैं, तो उसने पैसे लिए हैं, तो इसके आधार पर उसका कन्विक्शन हो सकता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के जो केसेस हैं तो उसको थोड़ा इजी बना दिया है। इजी इन द सेंस कि इसकी प्रोसेस जो है इसको इजी बना दिया है। तो दिस इज ए गुड थिंग। अब करप्शन को लड़ने की अगर हम बात करें तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स। नंबर वन इज द सिवियरिटी ऑफ द लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, कि जो कानून है वो सख्त होना चाहिए, और कानून सख्त होने से कुछ नहीं होगा, कानून का जो पालन है, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका एप्लीकेशन होना चाहिए। लेकिन इससे भी कुछ नहीं होगा। एक और चीज है, एंड दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक ओपिनियन। देखिए, अब हम प्रैक्टिकल चीजों की बात करें तो हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ चीजों की बात कर रहा हूं मैं। आपको आपके फ्लैट्स बनाने हैं, परमिशन चाहिए। आपको कहीं पर लेट्स से एग्रीकल्चर लैंड है, उसको नॉन एग्रीकल्चर करवाना है। दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी बड़ी चीज़ों के लिए हर जगह पर हमारे देश में क्या चलता है? पैसा चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी लोग सरकार में काम करें वो करप्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो करप्शन को आज भी इंडल्ज किया जाता है, आज भी वो चल रहा है, राइट। अब थोड़ा डर डर के कर रहे हैं, लेकिन करप्शन तो चल ही रहा है। तो जब तक लोगों का ओपिनियन चेंज नहीं होगा करप्शन को लेकर, राइट, हमारी ये सिस्टम हो चुकी है, और इस सिस्टम को तोड़े कैसे?
इस सिस्टम को एक ही चीज तोड़ सकती है और वो है लोग, राइट, हमारी चेतना। अगर सोसाइटी जो है वो करप्शन को प्रोत्साहन देना बंद कर दे और जो करप्ट प्रैक्टिसेस से जो पैसे वाला बना है उसको रिस्पेक्ट देना बंद कर दे, तो फिर एक जबरदस्त बदलाव जो है इसकी शुरुआत हो सकती है। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि करप्शन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, मैंने कहा एक जबरदस्त बदलाव की शुरुआत जो है वो हो सकती है। हमारी सोसाइटी को देखिए, आप किसी मैरिज फंक्शन में जाएंगे तो वहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो मेहनत करके अपना टैक्स और सारी चीजें प्रॉपरली पे करता है और पर मंथ वो 50,000 रुपए कमा लेता है, राइट, 50,000 रुपए, तो उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो करप्शन करता है, सारी चीजें सारे गलत काम करता है और सारे सेटिंग्स हैं उसके, और वो महीने में 5 करोड़ कमाता है, तो यू विल फाइंड के लोग जो हैं वो उस व्यक्ति की तरफ उनको मिलने के लिए जाएंगे, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाएंगे, ये सारी चीजें। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि लोग जो हैं, सोसाइटी क्या चाहती है, सोसाइटी कैसे भी पैसे आपने क्रिएट किए हुए डजंट मैटर, राइट, उसकी तरफ एक झुकाव जो है वो रखती है। करप्टेड व्यक्ति है और उसका एक बड़ा सा बंगला है और इंटीरियर डिजाइनिंग भी टॉप नॉच है, सारी चीजें, तो वहां पर कोई जाएगा तो कहेगा कि नहीं, देखिए इनकी सफलता, देखिए कितने सफल हो गए ये। और कोई ऐसा व्यक्ति जो मेहनत करके सिर्फ एक छोटे से घर में रह रहा है, लेकिन वो अपना अच्छा जीवन लेजिट तरीके से सारे पैसे उसने कमाए, लेकिन तो हर जगह पर ये चीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पब्लिक ओपिनियन जो है इसकी ताकत जब बनेगी तब लॉ और इसका एप्लीकेशन जो है वो भी उतना अच्छा होने लगेगा, क्योंकि लोगों की जैसे डिमांड होगी वैसे सरकार अपनी स्ट्रेटजीज जो हैं या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उस लेवल का होगा। फिर पेनल्टीज को लेकर लोगों के मन में ये होता है कि जो लोग करप्ट हैं तो उनको तो बहुत एक ऐसी भयानक सजा होनी चाहिए। कई केसेस में तो ये भी कहा गया है कि करप्ट लोगों को फांसी दी जाए एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जितनी ज़्यादा पेनल्टी इन द सेंस कि जितनी लंबी सज़ा या जितनी कठोर सज़ा, उतने ही ज़्यादा प्रूफ जो हैं वो आपको कोर्ट में जमा करवाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने चीज़ों को जो ईजी बनाया है, तो उसका फ़ायदा यह है कि केस जो है वो एक बार प्रूव हो गया या फिर वो व्यक्ति इसने करप्शन किया है तो फिर वो विटनेस हॉस्टाइल हो गया और ये सारी चीज़ों को ध्यान में ना रखा जाए। मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यही कहता है कि अगर वो हॉस्टाइल जो विटनेस है वो हॉस्टाइल भी हो जाए तो फिर जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसके आधार पर केस जो है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो चीज़ें जो है वो और ईजी हो जाएगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये जजमेंट की वजह से करप्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो करप्शन के खिलाफ फाइट है उसको यहाँ पर हमें गिव अप नहीं करना है। वी हैव टू एज अ सोसाइटी हमें अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। टाइम टू काउंट द हिंदू का ये आर्टिकल है। ये जो नेशनल सेंसस हैं, सर्वे जो कंडक्ट किया जाता है, और ये 10 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है और इससे हमारी पॉपुलेशन का डेटा और बहुत सारा ऐसा डेटा जो है वो टैली हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन के लिए, वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उसके प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी डेटा तो होना बहुत ही ज़रूर है। डेटा के बिना आप डिसीजन जो हैं वो नहीं ले सकते। और ये जो नेशनल सेंसस हैं तो इसमें डेमोग्राफी यानी कि एज वाइज कितनी पॉपुलेशन कहाँ पर है, एजुकेशन का लेवल कैसा है, कास्ट स्टेटस, फिर एजुकेशनल लेवल, लिटरेसी और एजुकेशनल लेवल्स, राइट, स्पोकन लैंग्वेजेस, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, माइग्रेशन स्टेटस अमंग अदर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये कवर कर लेता है। तो एक प्रॉपर पिक्चर जो है वो हमें भारत का एक अनुमान जो है वो मिल जाता है। अब ये डिले क्यों किया गया? पेंडेमिक की वजह से। ऑफ कोर्स पेंडेमिक में ये सर्वे जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकता था, लेकिन अब पेंडेमिक है, चल रहा है, आई एम नॉट सेइंग इट्स गॉन, लेकिन अब हमारे पास वो सारी सुविधाएं भी हैं और वक्त भी हैं कि हम इस सर्वे को कंडक्ट करें। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
में जो चीज़ें फ्री में दी जा रही हैं तो क्या उनकी ज़रूरत आज भी है, नहीं है, कितने लोगों को हैं। फिर अलग अलग राज्यों के बीच में जो असमानता है, डिस्पैरिटीज़ हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में, उसके बारे में पता चलेगा। इलेक्टोरल बाउंड्रीज और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पता चल जाएगी। और डेटा हमें क्यों चाहिए? वी नीड प्रॉपर डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ताकि हम एज ए सोसाइटी, एज ए गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर डिसीजन जो है वो ले सके, एक एजुकेटेड गेस लगाकर चीज़ों को आगे बढ़ाए। ग्लिमर ऑफ होप, द हिंदू का ये आर्टिकल है। अगेन सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है, जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, पेटिशंस जहां पर अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग है, पेंडिंग इन द सेंस के सेम सेक्स मैरिज जो है, तो क्या इसको लीगली रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो इसको लेकर अलग अलग हाई कोर्ट्स में पिटिशंस पेंडिंग है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हाई कोर्ट से ये पिटिशंस जो हैं वो अपने पास ले ली हैं, ट्रांसफ़र कर दी हैं। अब सारी मैटर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा है कि आप अपना जवाब जो है वो दीजिए, और 15 फरवरी तक जितनी भी पिटिशंस हैं तो इसका जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को देना है। और 13 मार्च जो है, तो ये केस जो है वो 13 मार्च को आगे बढ़ेगा। अगर आप मेरे लेक्चर्स को रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम कुछ समय पहले हमने इसकी डिस्कशन की थी इस टॉपिक पर, लेकिन आपको पता होगा हमने इस चीज़ पर भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेम सेक्स मैरिज का अपोज कर रही है। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो LGBT के खिलाफ नहीं है, राइट, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि मैरिज जो है, ये गवर्नमेंट का कहना है कि मैरिज जो है वो एक मैन और वुमेन के बीच में ही हो सकता है, राइट। ये एक पुरुष और स्त्री के बीच में ही मैरिज जैसी चीज हो सकती है। तो यहाँ पर सरकार का ये कहना है, और सरकार ने ये कहा कि अगर जुडिशियल इंटरवेंशन इसमें हुआ तो जो एक बैलेंस है, डेलिकेट बैलेंस है पर्सनल लॉज का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LGBTQI कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सेम सेक्स मैरिज है उसके खिलाफ गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट जो है वो आया था। तो ये एक चीज है, ठीक है। अब जो पिटिशनर्स हैं वो ये चाहते हैं कि एक ऑथोरिटेटिव रूलिंग आए ताकि सेम सेक्स मैरिज जो है वो लीगल हो जाए। और ख़ास करके उनका कहना यह है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 है, जो सिविल मैरिज अलाउ करता है कपल्स को, तो वो चीज़ LGBTQ या फिर सेम सेक्स जो लोग हैं तो उनको भी इसी के तहत उनको भी परमिशन मिले कि वो मैरिज कर सके। और वे सारे लोग जो पर्सनल लॉ के तहत मैरिज नहीं कर सकते तो उनको एक सॉलिड लीगल बैकअप मिले। अब केस पुथस्वामी 2017 वाला जजमेंट जो है तो ये राइट टू प्राइवेसी के साथ जुड़ा हुआ है। नवतेज जौहर वाला केस जो है वो होमोसेक्सुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। और पिटिशनर्स जो हैं उन्होंने कहा है कि अगर सेम सेक्स जो कपल हैं उनको हेट्रोसेक्सुअल कपल यानी कि मैन और वुमेन, तो ऐसे एक पुरुष और स्त्री के बीच में जैसे शादी होती है तो उनको जो अधिकार दिए गए हैं, तो ये अधिकार अगर LGBTQI कम्युनिटी को नहीं दिया जाता है तो फिर जो फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे कि आर्टिकल 14, 19, 21 में, और इसी के साथ आर्टिकल 16 जो है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, भारत इसका सिग्नेटरी है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसका वायोलेशन होता है। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं उसका वायोलेशन होता है, ऐसा पिटिशनर्स का कहना है। इसी के साथ साथ सेक्शंस जो स्पेशल मैरिज एक्ट है तो उसमें सेक्शन 5, 6, 7 है। और इसमें ऐसा होता है कि अगर आप अपने पर्सनल लॉ के बाहर जाकर मैरिज कर रहे हैं, इंटरकास्ट इंटर रिलीजियन मैरिज अगर हैं, राइट, तो आपको जो मैरिज ऑफिसर हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, प्रायर नोटिस देनी पड़ती है, और फिर मैरिज ऑफिसर जो हैं वो ये चीज़ को पब्लिसाइज करता है, और फिर अगर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंटरकास्ट और इंटरफेथ मैरिजेस जो हैं
तो इसमें इस प्रकार के हर्डल्स जो हैं वो देखने को मिले थे कि आपको पहले से ये नोटिस देनी पड़ेगी एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड वी नो इट वेरी वेल कि हमारी सोसाइटी में अगर बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि अगर लव मैरिज कर रहे हैं लड़का लड़की, तो फिर अगर पेरेंट्स राज़ी नहीं है तो उनके लिए बहुत चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में कहा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर कोई मैरिज कर रहा है तो फिर उनको चीज़ों को इस प्रकार से पब्लिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक स्टैंड जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया था और कहा था कि ये मैंडेटरी पब्लिशिंग जो है नोटिस, तो ये लोगों की जो प्राइवेसी है उसके खिलाफ है। बट एज फार एज सेम सेक्स मैरिज इज कंसर्न्ड, आज कुछ 30 जितने देश हैं, 30 ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज जो है वो अलाउड है। और एशिया की बात करें तो ताइवान जो है, तो ताइवान ने भी इसको एक ग्रीन सिग्नल दिया है। स्माइलिंग रैबिट हिडन ड्रैगन, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। चाइनीज इकोनॉमिक वर्क कमेटी जो है, तो ये जो CEWC है, उसने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट ये है, फॉर द नेक्स्ट ईयर वी मस्ट मेक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आवर टॉप प्रायोरिटी। यानी कि सरकार जो है, चाइना की सरकार, वो इस साल अपना फोकस जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर ज़्यादा जोर देगी। इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ समय से चाइना में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, राइट। और ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बड़े बड़े शहरों में हुई और इसकी वजह से ऑफकोर्स रोज़गार और इकोनॉमी पर तो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया पर भी इसका प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिला है। तो अब अगर चाइना जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ही फोकस करने वाला है तो भारत को एक लीवे मिलेगा, थोड़ा भारत जो है वो फ्री हो जाएगा। ये घर्षण जो हुआ है चाइना और इंडिया के बीच में, तो अब चाइना जो है वो अपना फोकस किसी और जगह पर रखने की बात कर रहा है। चाइनीज लीडर शी जिनपिंग जो है, उन्होंने एक सपना दिया, एक प्रकार का उनका एक विजन है चाइना को लेकर, द चाइना ड्रीम जिसको कहते हैं, द ग्रेट रीजुविनेशन ऑफ द चाइनीज पीपल। तो शी जिनपिंग जो है वो ये कहना चाहते हैं कि चाइना के लोग जो हैं तो उनको वो रिस्पेक्ट मिले, चाइना के लोग जो हैं तो उनको वो आइडेंटिटी मिले, दुनिया जो है वो चाइना के लोगों को या फिर चाइनीज़ लोग जो हैं तो उनको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखे। और एक मिडिल किंगडम जो कहा जाता था, एक वक्त था जब, जैसे हमारे देश में देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उस समय पर भारत जो था वो अपने पीक पर था, तो वैसे चाइना जो है वो ये मिडिल किंगडम के एरा में अपने पीक पर था। तो शी जिनपिंग जो है वो वही चीज़ वापस मीन्स वो वही कह रहे हैं कि मीन्स वो एक सपना जो है वो उसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है कि पहले जैसा हमारा वक्त था, सुवर्ण काल था चाइना का, तो वैसा ही सुवर्ण काल जो है वो अब चाइना का वो लेकर आना चाहते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। और वो इस देश को मॉडरेटली प्रॉस्परस नेशन, एक समृद्ध देश बनाना चाहते हैं जिसमें गरीबी ना हो और हर किसी के पास जो है वो इतने पैसे हो कि वो एक अच्छा जीवन जो है वो जी सके। तो ये एक सपना जो है वो उन्होंने दिया है, वो उनका सपना है जो वो चाइनीज़ लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना जो है वो अपने आप को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाना चाहता है और हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने के लिए आपको चाहिए चिप, राइट। चिप यानी कि जो सेमीकंडक्टर चिप है, वो जितनी एडवांस्ड आप डिजाइन कर सकते हैं और डिजाइन के बाद आता है मैन्युफैक्चर। तो अगर आप अच्छी चिप को डिज़ाइन कर सकते हैं और अच्छी चिप को डिज़ाइन करने के बाद अगर आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और इसकी डे टू डे लाइफ में वी नो के चिप जो है इसका इस्तेमाल हर क्षेत्र में होने लगा है, तो जो देश चिप में आगे होगा, जितनी एडवांस चिप डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आपकी, उतना आपका देश जो है वो आगे है। एक लंबे समय से यूएसए जो है वो यहाँ पर एक डोमिनेंट पोजीशन पर रहा है, लेकिन अब चाइना जो है वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनना चाहता है, क्योंकि नेक्स्ट ज़माना जो है आज से लेकर आने वाले समय में जिस देश के पास, इट हैज़ हैपेंड ऑलवेज, कि जिस देश के पास टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी रही है तो वो दूसरे देशों को अपने कंट्रोल में रख सका है। तो यूएसए जो है वो चाइना पर एक डी फैक्टो टैक्स सैंक्शंस, यूएसए ने तो चाइना जो है तो उनको ऐसी कुछ एडवांस्ड चिप्स जो हैं वो देने पर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं कि चाइना को ये सारी चीज़ें देना जो है इट्स वेरी वेरी
डेंजरस। तो जो ट्रेड वॉर हम देखते हैं वो ट्रेड वॉर का बेस भी टेक वॉर है, टेक्नोलॉजिकल राइवलरी। चाइना जो है वो ये भी अब समझने लगा है कि अगर आप दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकेंगे और फिर आप अपने घर का रिपेयरिंग काम करने के लिए बैठेंगे तो जो दूसरे लोग हैं आपके पड़ोसी हैं वैसे ही चुप नहीं बैठेंगे, वो भी आप जब बिजी होंगे तब उस टाइम पर आप पर भी पत्थर की एक वर्षा जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ फिर से यहाँ पर आ रही है कि चाइना अगर थोड़ा काम हो जाए, थोड़ा इंडिया के साथ मिसबिहेवियर अपना बंद कर दें, तो फिर इंडिया और चाइना के बीच में ये युद्ध जैसी सिचुएशन भी नहीं होगी और चाइना भी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस कर सकता है और भारत भी अपने अपने डेवलपमेंट पर जो है वो फोकस कर सकता है। तो चाइना ये बात जो है वो अच्छी तरीके से समझ रहा है और उनके जो नए फॉरेन मिनिस्टर आए हैं तो उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि चाइना चाहता है कि भारत के साथ उनके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर दे। Chinese academics began writing a few months ago the given tensions around Ukraine and Taiwan। ये जो चाइना के एकेडमिक्स हैं तो उन्होंने अपने आर्टिकल्स में लिखा है कि यूक्रेन में जो इश्यू चल रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ ताइवान में इश्यू चल रहा है, तो यही वक्त है कि चाइना जो है वो अपने रिलेशंस इंडिया और जापान जैसे देशों के साथ और ज़्यादा मजबूत करे। उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनके साथ कोऑपरेशन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा चाइनीज़ एकेडमिक्स कहते हैं। चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो हैं उनको क्लियरली बता दिया है कि उनका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसको कहते हैं CPEC, इसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो CPEC है तो इसमें जो पाकिस्तान की कुछ कंपनीज हैं, पाकिस्तान के जो कुछ ऐसे लोग हैं गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो चाइनीज कंपनीज को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक अनहेल्पफुल बिहेवियर जो है, इसकी कंप्लेन जो है वो चाइना के एम्बेसडर ने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को की है और ये भी बताया है कि हमने इतने सारे पैसे जो है वो इस CPEC में इंजेक्ट किए हैं, तो मेक श्योर कि ये बर्बाद ना हो जाए। तो चाइना यहाँ पर भी मीन्स पाकिस्तान जो उसका एक ऑल वेदर फ्रेंड है तो उसको भी इस प्रकार की चीज़ें जो है वो चाइना कह रहा है। चाइना जो है वो दो धारी तलवार टाइप टू प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी जो है वो अप्लाई करेगा। एक ये है कि अगर चाइना का कोर इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट होता है तो फिर वो वुल्फ वॉरियर मोड में आ जाएगा, वरना फिर एक सॉफ्टर टोन जो है वो भारत की तरफ रखेगा। लेकिन भारत को अपना गार्ड जो है वो डाउन नहीं करना है। तवांग मिलिट्री क्लैश जो है वो अभी कुछ दिनों पहले हुआ, हमने इसके बारे में डिस्कशन भी की थी, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग। लेकिन हम सब जानते हैं कि चाइना जो है इसका भरोसा नहीं किया जा सकता और चाइना जो है इसको बिल्कुल पसंद नहीं कि भारत जो है ये तवांग वाला रीजन जो है वो अपने कब्जे में है, अपना ही है, ऑफ कोर्स अपना यानी कि भारत का है। तो चाइना जो है वो इसको लेकर थोड़ा बहुत नाखुश है, पर क्या फ़र्क पड़ता है, चाइना नाखुश है तो वो भले ही नाखुश रहे, जो हम हैं वो हमारा जो बॉर्डर वाला रीजन है तो वहाँ पर डेवलपमेंट जो है उसकी प्रोसेस को भारत जो है वो कंटिन्यू करेगा फॉर श्योर। मैंडेटरी रूरल स्टेंट ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास आउट होते हैं, राइट, ग्रेजुएट्स होते हैं, तो उनको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है और बॉन्ड में बेसिकली यही है, एक प्रकार का मोरालिटी, एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये बॉन्ड साइन करवाया जाता है। मीन्स इन द सेंस कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास आउट होते हैं तो उनको ये बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि आप जो हैं वो कुछ समय के लिए रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में आपको ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी और लेट्स से 2 साल के लिए, और फिर 2 साल के बाद जो है वो फिर आप सिटी एरिया में जा सकते हैं। उसके बाद फिर से कोई नया डॉक्टर जो है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से सरकार जो है वो ये करना चाहती है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में कोई पढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स सब्सिडी उनको मिल रही है, सब्सिडाइज्ड एजुकेशन मिल रहा है, तो फिर बदले में सरकार जो है वो चाहती है कि लोग जो हैं वो अपने कुछ समय जो है वो रूरल एरिया में बिताए और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की मदद करें ग्रास रूट लेवल पर। अब हरियाणा में भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है। जो महाराष्ट्र की जो मेडिकल कॉलेज है तो उसका डेटा सामने आया है और उसमें ये पता चलता है कि 2015 से लेकर 2021 के बीच में 2/3 जितने जो MBBS के ग्रेजुएट्स हैं तो उन्होंने ये कंपलसरी 1 ईयर रूलिंग पोस्टिंग जो है उससे अपने आप को हटा दिया है और बदले में वो बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो पे करने के लिए, पेनल्टीज जो है वो पे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि अगर आप पेनल्टीज पे नहीं करेंगे तो फिर होगा क्या? तो ये एक ग्रे एरिया है। ऑफ कोर्स इस पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होंगे ही, लेकिन इस पर इतनी कोई खास डिस्कशन जो है वो इस आर्टिकल में हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर आप
कोई भी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर फाइनली होगा क्या? क्या आप पर केस होगा, कि आपका लाइसेंस जो है वो हटाया जाएगा? एनीवे, Why not do away with it altogether and reduce the medical education subsidy? ये भी हो सकता है कि सरकार जो है वो मेडिकल एजुकेशन सब्सिडी को कम कर दे और ये जो मैंडेटरी 2 साल रहने की बात है उसको हटा दे वहाँ से। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि क्यों ऐसा होता है कि रूरल एरिया में आपको इस प्रकार से लोगों को भेजना पड़ रहा है? इसका मतलब ये है कि रूरल हेल्थ केयर में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ पर उतना कोई अट्रैक्टिव पैकेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक वहाँ पर लोग जो हैं वो डॉक्टर्स जो है यंग डॉक्टर्स वो वहाँ पर जाने से हिचकिचाएंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसने इस चीज़ को रिव्यू करने की बात बताई है और पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन जो है वो भी एक करियर का ऑप्शन रहता है, तो डॉक्टर्स जो हैं वो फिर आगे पढ़ने के लिए आगे पढ़ना चाहते होते हैं तो फिर वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जा सकते। द इंसेंटिव्स कैन इंडल्ज अ गारंटी ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट एंड मच बेटर फैसिलिटीज़। अगर प्रॉपर इंसेंटिव्स दिए जाए, रूरल एरिया में प्रॉपर सेटअप किया जाए तो फिर लोग वहाँ पर जाने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन आप किसी भी चीज़ को फोर्स करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो सपोर्ट जो मिलना चाहिए लोगों का वो नहीं मिलेगा, एंड उसकी वजह से पूरी पॉलिसी जो है वो फेल हो सकती है। बट एनीवे, दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आज हमने 5 टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस किया है, एंड आई होप यू ऑल विल सपोर्ट मिशन लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।